जब 1965 में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जंग शुरू कर दी तो तब के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने सेना के हाथ खोलते हुए कहा कि तुम ईंट का जवाब पत्थर से दो। लेकिन इस बात से नाराज होकर अमेरिका ने भारत को धमकी देना शुरू कर दिया और कहा कि अगर भारत ने जंग बंद नहीं की तो अमेरिका से आने वाला गेहूं भारत को नहीं दिया जाएगा, वो बंद कर दिया जाएगा। इस बात से लाल बहादुर शास्त्री जी ने सबसे पहले अपने रसोइये को कहा कि तुम अब से सिर्फ एक ही वक्त का खाना बनाओगे और उसके बाद देशवासियों से अपील की कि वो अब एक ही वक्त का खाना खाएं, क्योंकि हम लोग एक वक्त का खाना खा लेंगे लेकिन यूएस की धमकियों के आगे झुकेंगे नहीं। हरित क्रांति उसके बाद उन्होंने देश में शुरू की। जय जवान जय किसान का नारा देने वाले इस भारत के सपूत लाल बहादुर शास्त्री जी को मेरा सलाम। सुबह होते ही झोला लेके वो घर से बाहर निकल जाते हैं, पर अपने काम के लिए नहीं बल्कि उस काम के लिए जिससे दूसरे की जान को बचाया जा सके। वो पेशे से डॉक्टर नहीं है, लेकिन जिसकी जान बच जाती है उसके लिए वो भगवान से कम भी नहीं है। सुबह होते ही झोला लेके वो गलियों में निकलते हैं और लोगों से अपील करते हैं कि उनके घर में अगर कोई अनयूज्ड मेडिसिन है तो उसे वो डोनेट कर दें। फिर उन मेडिसिन को इकट्ठा करके वो जरूरतमंदों को और गरीबों को फ्री में बांटते हैं। लोग प्यार से उन्हें मेडिसिन बाबा के नाम से जानते हैं। है ना बड़ी बात? तो इंसानियत की इतनी बड़ी मिसाल देने वाले ओमकार नाथ शर्मा जी को मेरा सलाम। कोई फिल्मी बैकग्राउंड ना होने के बाद भी आज भी अपनी मेहनत के दम पर बॉलीवुड में टॉप एक्टर्स में जब उसने कहा कि वो एक्टर बनना चाहता है तो लोग उसके फेस और उसकी हाइट को लेकर मजाक बनाया करते थे, लेकिन उसने लोगों की परवाह नहीं की। रोडीज में पार्टिसिपेट किया और रोडीज 2 का विनर बना। इसके बाद वो एक सक्सेसफुल आरजे और एक सक्सेसफुल वीजे भी बना और एक शो के दौरान उसने करण जौहर से मूवीज में काम मांग लिया, लेकिन करण जौहर ने उसे ऑफिस में फोन करने को कहा। 3 दिन लगातार फोन करने के बाद वहां से रिप्लाई आया कि हम लोग यहां सिर्फ स्टार्स के साथ काम करते हैं, आप प्लीज बार बार फोन ना करें। लेकिन उसने हार नहीं मानी और उसके बाद क्रिटिकली और सोशली अक्लेम्ड मूवीज में अपनी धाक जमा के उसने यह साबित कर दिया कि बॉलीवुड में सुपरस्टार बनने के लिए मेहनत और अपने आप पे विश्वास होना जरूरी है। एक पेंगुइन प्रदूषित पानी में फंसकर तेल से पूरी तरह से भीग चुका था और भूख से तड़प रहा था। पास से जाते एक व्यक्ति ने जब ये देखा तो उससे रहा नहीं गया और वो उसे गोद में उठाकर घर ले आया और 7 दिन तक लगातार उसके पंखों को नहलाता रहा ताकि तेल पूरी तरह से निकल जाए। इसी बीच वो उसे मछलियां भी खाने को देता रहा। कुछ ही दिनों में वो पेंगुइन पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। फाइनली वो उसे समंदर में छोड़ने गया, लेकिन वो कहते हैं ना कि इंसान एक बार अपने ऊपर किए गए एहसान को भूल जाए, लेकिन ये पशु पक्षी कभी नहीं भूलते। वो 8000 मील हर साल तैर कर उस व्यक्ति से मिलने आता है और कुछ ही महीनों में वापस लौट जाता है। गाइस, देखभाल और प्यार का कर्ज चुकाना और उसे निभाना किसे कहते हैं, आप इन बेजुबान जानवरों से सीख सकते हैं। किसी फिल्म को ऑस्कर मिलना एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन ज्यादातर एक इंग्लिश मूवी या फिर यूं कहें कि एक हॉलीवुड मूवी को ही ऑस्कर अवार्ड दिया जाता रहा है। लेकिन ऑस्कर 2020 में रिकॉर्ड टूट गया, क्योंकि इस बार बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड एक नॉन इंग्लिश मूवी को दिया गया। ये एक कोरियाई मूवी है जिसका नाम है पैरासाइट्स। एंड द ऑस्कर गोज टू पैरासाइट। इसकी स्टोरी का अंदाजा आप इसके नाम से थोड़ा बहुत लगा सकते हैं। पैरासाइट्स का मतलब परजीवी जो दूसरों पर ही आश्रित रहते हैं, लेकिन कभी कभार जिस पे वो आश्रित हैं वो उसी को ही नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। दुनिया भर में ये अपनी स्क्रीन प्ले और स्टोरी के लिए सुर्खियां बटोर रही है और इस फिल्म में ये साबित कर दिया कि अगर स्क्रीन प्ले और स्टोरी में दम है तो भाषा कोई मायने नहीं रखती है। वो एक साधारण सी गृहिणी थी और घर पे ही शास्त्रीय संगीत सिखाया करती थी। 2013 में अचानक से वो एक बीमारी का शिकार हो गई और लगातार 2 साल तक उन्हें दवाइयां लेनी पड़ी, जिसकी वजह से उनका वजन भी काफी ज्यादा बढ़ गया था। लेकिन वो लाइफ में कुछ करना चाहती थी, इसके लिए ही घर के पास उन्होंने एक जिम को ज्वाइन किया और 7 ही महीने में उन्होंने अपना 24 किलो वजन कम किया और वो एक ट्रेनर भी बन गई। उसके बाद उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक 6 पैक बॉडी बनाई जाए। इसके लिए उन्होंने 8 महीने की कड़ी मेहनत की और फाइनली एक रिप्ड बॉडी बना ली और एक बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट भी किया। गाइस, इस उम्र में ऐसा करना वाकई में बहुत बड़ी बात है। गाइस, मैं बात कर रहा हूं किरण देम्बला की, जो आज बहुत सारी महिलाओं के लिए इंस्पिरेशन से कम नहीं है।
वो हरियाणा में एक सरकारी कर्मचारी था। उसके बाद उसने रिटायरमेंट लिया, लेकिन रिटायरमेंट के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। वो डिप्रेशन का शिकार रहने लगा। उसे फिजिकल प्रॉब्लम्स, मेडिकल प्रॉब्लम्स, मेंटल प्रॉब्लम्स तक होने लगी। 1.5 साल तक वो बेड पर ही पड़ा रहा और किसी के सहारे के बिना तो वो उठ भी नहीं सकता था। लेकिन उसके बाद उसने अपने दिमाग को समझाया, अपनी विल पावर को जगाया और आज वो बंदा 60 की उम्र में एक सीनियर एज रैंप मॉडल और एक एक्टर है। यस गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट दिनेश मोहन। गाइस, यहां सीखने लायक बात यह है कि अगर आप कुछ भी जिंदगी में नया करना चाहते हो तो एज इज जस्ट अ नंबर। उम्र की रखिया, स्पिरिट होनी चाहिए। अरे यार, नेट कनेक्ट नहीं हो रहा, बल्ब ऑन करना जरा। अरे हाँ, अब हो गया। आप लोग क्या लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूं? आने वाली टेक्नोलॉजी ऐसी होने वाली है जब आप सिर्फ एक बल्ब ऑन करोगे और आपका नेट चल जाएगा। आज के टाइम पे आप लोग इंटरनेट चलाते होगे वाईफाई को ऑन करके, लेकिन आने वाले समय में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अब आ गया है वाईफाई को रिप्लेस करने वाली बेहतरीन टेक्नोलॉजी लाईफाई, जिसकी फुल फॉर्म है लाइट फिडेलिटी। एक्चुअली वाईफाई में हम लोग रेडियो वेव्स को यूज करते हैं और जिससे जो डेटा आप लोग ट्रांसफर करते हो, बेसिकली इंटरनेट का मतलब ही डेटा ट्रांसफर है, वो इतना सिक्योर नहीं होता। लेकिन लाईफाई से यानी कि लाइट फिडेलिटी से जब आप डेटा ट्रांसफर करोगे तो वो ज्यादा सिक्योर्ड भी होगा, ज्यादा स्पीड से भी होगा। और इस टेक्नोलॉजी को देने वाले का नाम है हेरोल्ड हस। तो बंदे के लिए एक लाइक तो बनता है। अगर कोई इंडियन मंगल ग्रह पे भी फंसा हो तो उसे इंडियन एम्बेसी वहां से बचाने और उसे निकालने जरूर आएगी। ऐसा कहना था हमारी फॉरेन मिनिस्टर रही स्वर्गीय श्री सुषमा स्वराज का, और कुछ ऐसा ही हमारी इंडियन एम्बेसी ने करके भी दिखाया। जब चाइना की वुहान यूनिवर्सिटी में कुछ भारतीय स्टूडेंट फंसे हुए थे तो रातों रात उन्हें वहां से हमारी भारतीय एम्बेसी ने निकाला। ऑलमोस्ट 323 पहली बारी में और 324 दूसरी बारी में स्टूडेंट वहां से इवैक्यूएट किए गए। गर्व है मुझे मेरे भारतीय होने पर। अगर आपको भी गर्व है तो चैट सेक्शन में जरूर लिखिए, प्राउड टू बी एन इंडियन। बचपन से ही म्यूजिक में इंटरेस्ट की वजह से शास्त्रीय संगीत की तालीम उसे तब से ही दी गई। 18 की उम्र में उसने फेम गुरुकुल नामक एक म्यूजिक कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, लेकिन इतनी मेहनत के बावजूद भी वो 6ठे स्थान पर ही रह गया। इसके बाद उसे समझ में आया कि म्यूजिक में उसे और डेप्थ की जरूरत है। अपने सर्वाइवल के लिए उसने मुंबई में कई म्यूजिक कंपोजर्स के अंडर काम किया। फाइनली अपनी मेहनत के चलते बॉलीवुड में उसे अपना पहला ब्रेक फिर मोहब्बत सॉन्ग से मिला। फिर मोहब्बत सॉन्ग तो सबकी जुबान पे चढ़ गया, लेकिन वो सिंगर अभी भी इतना फेमस नहीं हो पाया। लेकिन उसने हार नहीं मानी। फाइनली आशिकी 2 के तुम ही हो सॉन्ग के बाद वो रातों रात सुपरस्टार बन गया। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो, जिंदगी अब तुम ही हो। गाइस, अब आप ये सोचिए कि अगर उस सिंगर ने कंपटीशन हारने के बाद हार मान ली होती तो क्या वो आज अरिजीत सिंह से द अरिजीत सिंह बन पाता? इसीलिए नेवर गिव अप।